नमस्कार प्रिय प्रतियोगी मित्रों, मैं सत्येंद्र सर एक बार पुनः आप सभी का आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, इसके बाद शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाए। जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, आप लोग सभी लोग लाइव आ जाइए। इसके बाद कार्य प्रगति पर कार्य में तीव्रता आ जाए। फिर चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आप लोग लिंक को शेयर करते रहिए, सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ सकें ताकि। और चलिए शुरू किया जाए फिर। देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, व्यंजन में थोड़ा बहुत पढ़ा था, स्पर्श व्यंजन पढ़ा था। व्यंजन के भेद आइए देखते हैं, इसके कितने भेद हैं। तो व्यंजन के कितने भेद थे? 3 भेद थे। ये मुख्यतः हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला था आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा था आपका अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा था आपका ऊष्म व्यंजन। क्या था? ऊष्म व्यंजन। एक और होता है, उसका नाम क्या है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। एक और व्यंजन है, उसका नाम क्या है? सभी लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए। सभी लोग कमेंट करिए जी। संयुक्त व्यंजन जी, सभी लोग करिए भाई। देखता हूँ जब एक लोगों का कमेंट आ जाता तो उसके बाद सबका कमेंट आने लगता है। सभी लोग साथ में कमेंट किया करिए। लिंक को एक बार शेयर कर दीजिए। लाइक करने के लिए तो मैं कहूँगा नहीं, शेयर कर दीजिए ताकि कुछ लोग और आ जाएं। इतनी कम संख्या में मैं नहीं पढ़ाऊँगा। जब तक संख्या बढ़ेगी नहीं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, यहीं पर रुका रहूँगा मैं भी। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इसे संख्या को बढ़ाइए जी। सभी का सही है। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और अगला है जिसको हम काउंट नहीं करते हैं, आपका संयुक्त व्यंजन। लगभग सभी का सही है। चलिए करते रहिए आप लोग। क्या है? संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। चलिए इस पर चर्चा करते हैं एक एक करके। हमने बताया था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? इन सब पे चर्चा हुई थी। स्पर्श व्यंजन की संख्या। स्पर्श व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? वर्गीय व्यंजन या आलोक व्यंजन। ठीक। एक होता है आपका निर्नुनासिक व्यंजन। वो स्पर्श व्यंजन में इसकी संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की तो 25 है, पढ़ा है हम लोगों ने। अब 25 में जो पंचमाक्षर है आपका, जो आपका पंचमाक्षर है उसको आप निकाल दीजिए। बाकी जितने बचे हैं वे सभी क्या हैं? निर्नुनासिक हैं। ठीक।
अब पंचमाक्षर को और क्या कहते हैं बताया गया है। तो पंचमाक्षर को क्या कहते हैं? नासिक की व्यंजन भी कहते हैं। पंचमाक्षर को नासिक की व्यंजन भी कहते हैं। मैंने बताया था कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा था कि पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने लिखा संगम, ठीक, आपने ऐसे लिख दिया संगम, तो यहाँ अनुस्वार नहीं लगेगा क्योंकि आपने सब कुछ लिखा है। लेकिन ये पंचमाक्षर आपने लगाया है, यहाँ पर पंचमाक्षर आपने लिखा है, नोट किया है। इंगा अपने वर्ग का वर्ग का 5वां वर्ण है। अब इसकी जगह पर आप अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकते हो। ऐसा किसने बताया? तो ऐसा डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने बताया था। क्या कैसे लिख सकते हो? यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, संगम, ठीक। आपने क्या किया? केवल ये जो इंगा है, इंगा के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर दिया। इंगा ना लिख के अनुस्वार लगा दिया। तो ये सुझाव किसने दिया था? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने दिया था। चलिए, यहाँ तक सबको समझ में आया। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन इसी में आता है। इसी के अंतर्गत आपका ड़ाढ़ा बताया गया था, जिसे उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन को, ठीक। अब इसके बाद द्विगुण व्यंजन का प्रयोग भी बता दिया गया है। अब चलते हैं अंतस्थ व्यंजन पर। ध्यान से समझिए आप लोग, ताकि अभी कंठस्थ हो जाए, दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े, ना तो याद करना पड़े। चलिए, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? आइए देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा, कंठ, तालु, दंत तथा ओठों के निकट आती है, इन सब स्थानों के पास तो आती है, परंतु पूर्णतः स्पष्ट नहीं करती। पूर्णतः स्पष्ट, पूर्णतः संपर्क नहीं करती, यानी टच नहीं होता है। इन सब स्थानों पर ये जिह्वा आपकी टच नहीं करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंतस्थ व्यंजन। किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा, कंठ, तालु, दंत तथा ओठों के निकट आती है किंतु स्पर्श नहीं करती, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, अंतस्थ व्यंजन में इसकी संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजन की, तो इसकी संख्या है 4। कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं कि कौन कौन से हैं। आपका है या, र, ल, वा। क्या क्या है? य, र, ल, व। अब या और वा, इन दोनों को मुख्यतः क्या कहते हैं? मुख्यतः अर्ध स्वर भी कहते हैं। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा। और डॉक्टर वासुदेवानंद जी, डॉक्टर वासुदेवानंद की जो किताब है उसमें, और उन्होंने खुद ही बताया है कि ये चारों य, र, ल, वा, ये चारों जो हैं क्या हैं? अर्ध स्वर हैं। डॉक्टर वासुदेवानंद जी ने बताया है कि ये चारों अर्ध स्वर हैं, ठीक।
और वैसे माना जाता है तो मुख्यतः दोनों को माना जाता है, इन्हीं दोनों को। ये दोनों एक बार पूछे भी जा चुके हैं, 2015-16 के टेट के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि इनमें से, आप पूछा गया था कि इनमें से अर्धस्वर है। ऑप्शन दिया गया था या, व, क, च, टा, त और प, फ। तो आपका उत्तर स्पष्ट है। अगर वहीं पर ऑप्शन ऐसा दे देता कि य, र और र, ल, ऐसे ना देके य, व, र, ल, क, च और च, छ, तब तो आपका क्वेश्चन लगभग विवादित हो जाता। ठीक, क्योंकि लोग प्रमाण दिखाने लगते, पुस्तकों में दिया गया है। तो ये आपका उत्तर स्पष्टता तो यही, क्योंकि आयोग तो यही मानता। ठीक, और हम लोग अगर मान लीजिए कभी पूछा भी, ऐसी स्थिति में यही उत्तर हम लोग भी मारेंगे। ठीक, अब उन्होंने य, र, ल, व चारों को किसने बताया था अर्धस्वर है? डॉक्टर वासुदेव नंदन जी ने बताया था। अब देखिए इसके बाद है, इसमें रा है। रा को और क्या कहते हैं? रा को और क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए कि रा को और क्या कहते हैं, बताइए। सभी लोग कमेंट करिए, रा को क्या कहते हैं, बताइए। सभी लोग कमेंट करिए, रा को और क्या कहते हैं? ये तो अर्धस्वर हो गया, अंतस्थ भी हो गया, इसके अलावा और क्या कहते हैं? और कैसा वर्ण है? कमेंट करिए सभी लोग। इसके अलावा आपका ये क्या है? तो लुंठित और प्रकंपित। लुंठित और प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। किसको कहते हैं? तो रा को। किसको कहते हैं? रा को। इसका मतलब क्या है कि इसके उच्चारण में, जैसे आप कह रहे हो रा, 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 आप देखिए जीभ में कितना कंपन है, जीभ में बहुत ही ज़्यादा कंपन है, इसीलिए इसको लुंठित और प्रकंपित भी कहते हैं। झंझनाहट है बोलते समय। इसके बाद है इसमें आपका ला, 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 ला उच्चारण करके देखिए सभी लोग। ला को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि ला को क्या कहते हैं और क्या कहते हैं। फिर मैं बता रहा हूं, सभी लोग कमेंट करिए। ला को और क्या कहते हैं? ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन हैं और आने वाले क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसे आपने नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। इसलिए सभी लोग कमेंट करिए। कुछ लोग तो किए हैं, सही भी है। चलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं देख रहा हूँ कुछ बहुत स्लो कमेंट आ रहा है। चलिए इसको और क्या कहते हैं? इसको पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं या पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? हर जगह क्यों होता है, ठीक, किंतु परंतु लेकिन ये हर जगह होता है। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप ला का उच्चारण करते हो, ला, ला,
ला। तो देखो जीभ जो है ऊपर जाके टच करती है, तो जब ऊपर टच करती है तो वायु तो निकलना ही है। अगर आप आवाज़ कर रहे हो, मुख से कुछ बोल रहे हो तो वायु निकलेगी। वो कहाँ, जब आगे सामने की तरफ बंद है ला, ये जीभ जो है सामने की तरफ तो आके खड़ी हो गई है, लेकिन बगल में जो जगह है, बगल से दोनों गलफड़े से जो वायु निकल रही है उसी को हम पार्श्विक कहते हैं। दोनों पार्श्व से, दोनों बगल से, ठीक। तो यही आपका पार्श्विक है। उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। एक बार कमेंट करके बताइए समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। इसके ये इतना आपका रहा अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद है, अगला है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म, ऊष्म का मतलब ऊष्मा से है, ठीक। तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु, जिसके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु रगड़ या घर्षण के साथ निकलती है। मुख से निकलने वाली वायु रगड़ या घर्षण के साथ निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब रगड़ या घर्षण के साथ कोई वायु निकलेगी, कोई किसी वर्ड का उच्चारण होगा, तो जायज़ सी बात है कि गर्मी उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी शरीर में। तो उसी को हम, ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं? इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या भी 4 है। अंतस्थ की कितनी थी? तो 4 थी, ठीक। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से हैं। देखो, शा, 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 सा, शा, सा, शा और सा, सा, शा, सा, ये तीनों सा है। उच्चारण में यही अंतर है। सा, शा, सा, सा, शा, सा। स्पष्ट हुआ? और एक है हा, सा, शा, सा, हा। स्पष्ट हुआ? तो ये चारों क्या हैं? ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन है। अब इसका ये कौन सा सा है भैया? चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा सा है। कमेंट करके बताइए कौन सा सा है। सभी लोग करिए जी। तालब्य सा, तालब्य सा जी। चलिए, तो कौन सा सा है ये? तालब्य सा है। यानी इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। और इसका उच्चारण कहाँ से होता है? इसका क्या नाम है? हैं? मूर्धन्य सा। आप कहते हो पिरचिरवा सा, षटकोर वाला सा, कई सा कहते हो ना, पिरचिरवा सा, षटकोर वाला सा ना, कई नामों से आप लोग जानते हो, लेकिन इसका नाम है मूर्धन्य सा। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। और इसका क्या नाम है? दंत सा, जिसे आप सरौता वाला सा कहते हो, सपेरा वाला सा कहते हो, ठीक। तो ये सपेरा वाला सा और सरौता वाला सा और ये दंत सा है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक सभी का क्लियर हुआ? एक बार कमेंट करके बताइए, फिर आगे बढ़ें। ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन हैं, इधर 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हैं, और उधर आपने देखा पढ़ा 25 आपके स्पर्श व्यंजन हैं। चलिए कमेंट किए सब लोग जी सर।
चलिए, इसके बाद है आपका संयुक्त व्यंजन। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। आइए देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसे नहीं समझा तो पछताओगे। ठीक, आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। आपने संयुक्त स्वर पढ़ा था, आपने संयुक्त स्वर पढ़ा था। जिस प्रकार से संयुक्त स्वर था उसी टाइप से ये भी है, बस ये व्यंजन है, वो आपका स्वर था। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में या ऐसे व्यंजन वर्ण, आप ऐसे कहोगे कि ऐसे व्यंजन वर्ण जो दो अलग अलग व्यंजनों से, ऐसे व्यंजन वर्ण जो दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजन वर्ण जो दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। इसकी संख्या कितनी है कमेंट करके बताइए। सभी लोग कमेंट करिए। सभी लोग कमेंट करिए, इसकी संख्या कितनी है? 4। सही है, ठीक। चलिए, इसकी संख्या है 4। इसकी संख्या है 4। अब आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। शत्रंग, य, श, शत्रंग, ज्ञ, श, ये आपके चारों क्या हैं? संयुक्त व्यंजन है। इनको क्या पढ़ा जाता है? ये इसको हम क्या पढ़ते हैं? छ नहीं है ये, छ नहीं है ये। श, श, इसको क्या पढ़ेंगे? त्रा। इसको क्या पढ़ेंगे? या, या। ज्ञा नहीं है, या। और ये क्या है? श्रा। पूर्णता एकदम वैज्ञानिकता पर आधारित वर्णमाला आपको मिलेगा, ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं, और एक भी बिंदु आपका छूटेगा नहीं। इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान भाषा में, जैसा आप समझना चाहोगे मैं वैसा समझाऊंगा। ठीक, आइए तो आइए देखते हैं कि ये सभी किससे मिलकर बने हैं। अगर संयुक्त हैं तो किसी से मिलकर बने होंगे, किसी से जुड़े होंगे, तभी तो संयुक्त हुए। तो इसका मेल किन किन वर्णों से हुआ है, तब इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आइए देखते हैं। तो इसकी उत्पत्ति हलंत क धन मूर्धन्य श, हलंत का धन मूर्धन्य श से हुई है। अभी इसके बारे में और कुछ भी बताऊंगा। ठीक, त्र, त्र किससे मिलकर बना है? त्र आपका किससे मिलकर बना है? तो त्र आपका हलंत ता और रा से मिलकर बना है। इसके बाद है ज्ञा। ज्ञा आपका किससे मिलकर बना है? तो ज्ञा आपका हलंत जा
प्लस या, हलंत जा प्लस या से मिलकर बना है। इसके बाद है आपका स्रा। स्रा किससे मिलकर बना है? स्रा किससे मिलकर बना है? तो स्रा आपका हलंत तालव्य शा, हलंत तालव्य शा और रा से मिलकर बना है। हलंत तालव्य शा और रा से मिलकर बना है। अब क्वेश्चन बनता है कि त्र किन किन वर्णों के योग से बना है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा त्र किन किन वर्णों के योग से बना है। अब ऑप्शन दे देगा आपका हलंत ता प्लस रा। दूसरा ऑप्शन दे देगा हलंत ता प्लस जा। अगला ऑप्शन दे देगा हलंत रा प्लस ता और अगला ऑप्शन दे देगा कि त प्लस रा। अब कमेंट करके बताइए किसमें से कौन सा सही होगा। कुछ लोग तो कमेंट कर दिए, देखते ही सभी लोग कर दीजिए कमेंट को। सभी लोग कमेंट करिए। जी जी, सभी का सही है, सभी का सही है। चलिए, तो क्या होगा? हलंत ता प्लस रा, हलंत ता प्लस रा से मिलकर क्या बना है? त्रा। हलंत ता प्लस रा से मिलकर क्या बना है? त्रा। ठीक। क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और बराबर पूछा जाता रहता है कि छा का क्रम। क्वेश्चन मैं आपको लिख के पूछ रहा हूँ, जैसा पूछता है सेम उसी तरह से। एकदम हूबहू वही क्वेश्चन मैं पूछूंगा जिस प्रकार से पूछता है। दो टाइप का है, दोनों टाइप से मैं पूछूंगा। क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किसके बाद आता है, यानी किन वर्णों के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किन वर्णों के बाद आता है। ऑप्शन है हलंत का, दूसरा ऑप्शन है श, तीसरा ऑप्शन है हा और चौथा ऑप्शन है आपका त्रा। इसी प्रकार से ऑप्शन देता है। अब आपको इसमें बताना है, कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा होगा, इसका उत्तर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करिए, इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, प्रत्येक क्लास में और क्लास के अंत में दो चार क्वेश्चन आपसे मैं अवश्य पूछूंगा, उसी टाइप पे उसी टॉपिक पर जिस पर मैंने पढ़ाया है। तुरंत उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन अंत में इसलिए
आप वीडियो को बीच में छोड़कर, क्लास को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि सब कुछ तो आपको अंत में ही मिलता है। आप सब कुछ पढ़ लीजिए लेकिन आपको पता ही नहीं क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो कोई मतलब नहीं रहा पढ़ने का। इसलिए अंत में तो अवश्य जुड़िए, और अंत में जुड़ रहे हो, पहले नहीं हो, तब भी आप उत्तर कर ही नहीं, क्योंकि पढ़े ही नहीं तो उत्तर क्या कर पाओगे। इसलिए आपका जुड़ना, प्रारंभ से अंत तक जुड़े रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो सभी लोग प्रारंभ से अंत तक वीडियो को एक बार अवश्य देखा करें। इसके बाद आपको आवश्यकता ही नहीं होगी दोबारा देखूं, सब कुछ यहीं पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, सभी का सही है। इसका उत्तर क्या होगा? हलंत का। जो लोग गलतियां करते हैं वो सुधार लें, अवसर है अभी। अब यही क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बदल के पूछ रहा हूं। अब आपको बताना होगा कि इसका उत्तर क्या होगा। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हिंदी वर्णमाला में छा का क्रम किसके बाद आता है? आखिरी क्वेश्चन है आज का आपका। हिंदी वर्णमाला में छा का क्रम किसके बाद आता है? सभी लोग कमेंट करिए। इसके बाद आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक, सभी लोग कमेंट करिए जी, सभी लोग कमेंट करिए। देखिए, सावधानी से कमेंट करिए। क्वेश्चन बदला है, उत्तर भी बदलेगा। करिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा? कौन सा होगा? तो इसका उत्तर होगा हाँ। हिंदी वर्णमाला में, वर्णमाला मतलब समझते हो? अरे क ख ग घ इंगा पढ़े हो बचपन से, अभी तक पढ़ रहे हो, बुढ़े हो जा रहे हो पढ़ते पढ़ते। इसका उत्तर यही होगा कि क ख ग घ में जब जिस क्रम में आता है वही तो आपका वर्णमाला है। तो यहाँ पर उत्तर आपका ये हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।